बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों फिर मैं हाजिर हूं आपकी 12th एग्रीकल्चर की क्लास लेकर। सब्जेक्ट है आपका पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री। बच्चों चैप्टर का नाम है कुक्कुट रोग सेकंड। बच्चों यह चैप्टर इस सब्जेक्ट का लास्ट चैप्टर है। बच्चों आज आपका एनिमल हस्बेंड्री का पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा नए ब्लूप्रिंट के आधार पर। बच्चों कुक्कुट रोग सेकंड आपका नए ब्लूप्रिंट के आधार पर 5 नंबर का इसमें से एक प्रश्न पूछा जा रहा है। बच्चों कितने नंबर का? 5 नंबर का एक प्रश्न आप एग्जाम में पूछा जाएगा, तो उसी आधार पर मैंने ये आपको वीडियो बनाया। चलिए बच्चों आज एक हम आपको खुशखबरी सी देते हैं। खुशखबरी भी मान सकते हो या आप इसको एक हमारा लालच भी कह सकते हो। लालच भी कह सकते हो और दूसरा आप ये भी कह सकते हो कि जो बच्चे कमज़ोर हैं, जो बच्चे यूट्यूब से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वो लोग क्या करें, आप हमारी पीडीएफ जो है वो ख़रीद सकते हैं। वो सस्ती है, ज़्यादा महंगा नहीं रखा है, 3 सब्जेक्ट का है। बच्चों ध्यान रखें, पूरा एग्रीकल्चर का कोर्स आपको ओनली 999 रुपये में मिल जाएगा। पीडीएफ मिलेगी आपको, बिल्कुल चिंता ना करें। पीडीएफ पूरी जो भी जितना भी आपको तीनों सब्जेक्ट हैं, आपके तीनों सब्जेक्ट की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी नए ब्लूप्रिंट के आधार पर। बच्चों अगर हिंदी मीडियम से हो तो 999 रुपये है इसका पे, और अगर इंग्लिश मीडियम से बच्चे तो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के पूरी एमपी में कोई नहीं पढ़ाता है, तो ये प्रॉब्लम है बच्चों के साथ। इस वजह से थोड़ा सा हमने इसमें ज़्यादा लालच दिखाया है ना। तो देख सकते हो आप, अगर आपको लगता है कि हमने जिस तरीके से पढ़ाया है सेम वही आपके नोट्स रहेंगे, टोटली कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगा, पूरा आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना, अगर आप पढ़ना। और जो इच्छुक हों, जो छात्र जिनको ज़रूरत है, तो वो हमारे पेमेंट बाय गूगल पे कर सकते हैं। नंबर आपको मालूम है 7224002628 पर, ठीक है बच्चों। चलिए ये तो थी लालच की बात करते हैं आगे नेक्स्ट आपके प्रश्नों की। बच्चों 5 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, तो देखिए मुर्गियों के रोगों का वर्गीकरण कीजिए। बच्चों मुर्गियों के रोगों का जो वर्गीकरण कीजिए, 5 नंबर का प्रश्न है आपका। तो कारण के आधार पर हम यहाँ पे वर्गीकरण कर रहे हैं। तो कारण क्या है? पहला है आपका विषाणु जनित रोग। बच्चों यह रोग विषाणु या वायरस से फैलते हैं, जैसे रानीखेत, बर्ड फ्लू, फाउल पॉक्स आदि। बच्चों ये सभी रोग आपके किसके द्वारा फैलते हैं? विषाणु से फैलने वाले रोग हैं। दूसरे हैं आपके जीवाणु जनित रोग। तो वे रोग जो जीवाणु द्वारा फैलते हैं, जैसे चिरकालिक श्वसन, कुक्कुट क्षय, ये आपके रोग जीवाणु से फैलने वाले रोग हैं। तीसरा है बच्चों कवक जनित रोग। तो ऐसे रोग जो कवक द्वारा फैलते हैं, जैसे दाद, खाज, खुजली, ये सभी आपके फंगस के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका परजीवी रोग। परजीवी मतलब दूसरों के ऊपर जीवन यापन करने वाले, जैसे कॉक्सीडियोसिस है, किलनी का बुखार है, ये आपके परजीवी रोग कहलाते हैं, ठीक है ना। और 5वां है पोषकहीनता रोग। तो बच्चों सूखा रोग और पैरोसिस, ये दोनों रोग आपके पोषकहीनता रोग हैं, ठीक है बच्चों। तो मुर्गियों का रोगों का जो वर्गीकरण है वो आपको 5 नंबर में अगर पूछा जाता है तो आपको ये याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, रानीखेत बीमारी का कारण, लक्षण, बचाव एवं उपचार लिखिए। बताइए इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, मैंने आगे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है, तो आप बिल्कुल परेशान हो, मैं आगे बता दूंगा आपको। चलिए तो बच्चों यहाँ पे कारण की हम बात करेंगे। यह मुर्गियों की एक भयंकर संक्रामक बीमारी है। रानीखेत जो बीमारी है भयंकर और संक्रामक बीमारी है बीमारी सर्वप्रथम इंग्लैंड में न्यू कैसल्स नामक स्थान पर सन 1906 में देखी गई थी। बिल्कुल बच्चों, कहाँ पर देखी गई थी? न्यू कैसल्स में नामक स्थान पर। कब देखी गई थी? 1906 में बच्चों। तथा भारत की बात करें तो सन 1928 में इसे उत्तराखंड के रानीखेत नामक स्थान पर इसको देखा गया था, इसलिए इसे रानीखेत कहते हैं। ध्यान रखें, रानीखेत बीमारी को रानीखेत इसलिए कहते हैं क्योंकि सन 1928 में उत्तराखंड के रानीखेत नामक स्थान पर सबसे पहले इसको देखा गया था। इंग्लैंड में इसे न्यू कैसल्स के नाम से जाना जाता है, और न्यू कैसल्स के लिए इसलिए जाना जाता है क्योंकि सबसे पहले इसको इंग्लैंड में न्यू कैसल्स नामक स्थान पर देखा गया था, ठीक है ना। चलिए ये तो इसकी थोड़ी सी बात हो गई कैसे क्या है। अब कब कारण की बात करें, कारण कहें या रोग कारक भी कह सकते हैं, तो रोग कारक क्या कारण है? पैरामिक्सो विषाणु। बच्चों पैरामिक्सो वायरस के कारण यह आपकी रानीखेत बीमारी मुर्गियों में फैलती है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट।
देखो मैंने तोड़ने की कोशिश की है क्वेश्चन को, देखिए आप। रानीखेत बीमारी के लक्षण लिखिए। अगर 5 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा तो पूरा प्रश्न नहीं पूछा जाता, ऐसे आपको पूछ लिया जाएगा कि रानीखेत बीमारी के लक्षण लिखिए, तो यह आपका 5 नंबर में पूछा जाता है। तो बच्चों पहला है आपका लक्षण, मुर्गियों को सांस लेने में परेशानी आती है। बिल्कुल, मुर्गियों को सांस लेने में परेशानी आती है। दूसरा है बच्चों, मुर्गियां मुंह खोलकर सांस लेती है। रानीखेत बीमारी में मुर्गियां जो होती हैं मुंह को खोलती हैं और मुंह खोल खोल कर वो सांस लेती हैं, क्योंकि उन्हें सांस लेने में दिक्कत आती है इसलिए। तीसरा है बच्चों, सांस लेते समय सीटी की आवाज़ आती है। जब वह सांस लेती है मुंह खोल करके तो सीटी की आवाज़ आती है। समझ रहे ना बात को, जब आपको जुकाम हो जाता है तो आपको ऐसी कंडीशन आती है, थोड़ी बहुत आवाज़ आती है। तो उसी प्रकार से मुर्गियों को अगर रानीखेत बीमारी हो जाती है तो उनको भी आपको सीटी की आवाज़ आती है। चौथा है बच्चों, मुर्गियों को छींक आने लगते हैं। बिल्कुल, रानीखेत बीमारी में मुर्गियों को क्या आने लगती हैं, छींक भी आने लग जाती हैं। पांचवा है बच्चों, मुर्गियां हाँपने लगती हैं। मुर्गियां क्या करती हैं, जब वो चलती हैं पैदल तो वो हाँपती हैं, हाँपने की आपको ऐसा महसूस होता है कि वो हाँप रही हैं। छठवा है बच्चों, मुर्गियों के सिर एवं गर्दन पर लकवा मार जाता है। रानीखेत बीमारी का नेक्स्ट आपका छठवा जो लक्षण है कि मुर्गियों को सिर एवं गर्दन पर भी लकवा मार जाता है। सातवां पॉइंट है बच्चों, मुर्गियों को हरे पतले दस्त भी होने लगते हैं। बच्चों यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको अच्छी प्रकार से याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बच्चों नेक्स्ट है, रानीखेत बीमारी की रोकथाम या बचाव लिखिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। जरूरी नहीं, एक समझिए इस क्वेश्चन को, समझिए आप लोग पहले कि रानीखेत बीमारी की रोकथाम या बचाव लिखिए। जरूरी नहीं रानीखेत की पूछे जाए, बर्ड फ्लू की पूछ सकते हैं, चिरकालिक श्वसन की पूछ सकते हैं, आपका किलनी बुखार का पूछ सकते हैं, और किसी का ना पूछ के सिर्फ ऐसे भी पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में कि मुर्गियों को बीमारी से बचाने की रोकथाम या बचाव लिखिए। तो सभी का जो आंसर है आपको इसी प्रकार से देना होगा। समझ लेना बात को, रोकथाम या बचाव पूछा जाए किसी भी रोग का, या डायरेक्टली पूछा जाए कि मुर्गियों की बीमारी से बचाने के उपाय लिखिए, तो भी आपको ऐसे ही उसका आंसर देना होगा। समझ रहे हो ना, क्वेश्चन कैसे भी घुमा दिया जाए आपको आंसर इसी प्रकार देना है। ठीक है ना, चलिए अब आंसर देख लीजिए। तो निम्नलिखित प्रकार होते हैं बचाव के बच्चों। नंबर 1, अस्वस्थ मुर्गियों को स्वस्थ मुर्गियों से अलग कर देना चाहिए। बच्चों अगर आपने जो पशुओं के रोग थे वो पढ़े हैं तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। दूसरा है बच्चों, मुर्गीशाला की साफ सफाई कीटाणुनाशक दवा से करना चाहिए। बिल्कुल, मुर्गीशाला की साफ सफाई किससे करना चाहिए, कीटाणुनाशक दवा होती है उससे करना चाहिए। तीसरा है बच्चों, मुर्गीशाला के बर्तनों को फिनाइल से धोना चाहिए। जो फीडर होते हैं जनरली, जब मुर्गियों की मुर्गीशाला में रखे रहते हैं तो उन बर्तनों की साफ सफाई फिनाइल जो होती ना उससे उनको धोना चाहिए। चौथा है बच्चों, मरी हुई मुर्गियों को गाड़ दें या जला देना चाहिए। सही बात है, अगर मुर्गियां रानीखेत बीमारी या किसी भी बीमारी से मर जाती हैं तो उनको या तो गाड़ देना चाहिए या जला देना चाहिए, जिससे उनका जो संक्रमण है वो ज़्यादा ना फैल सके। ठीक है बच्चों, चलिए पांचवा आपका बिंदु देख लीजिए, रानीखेत बीमारी का टीका लगवाना चाहिए। यहाँ पे मैंने रानीखेत नाम रखा है, नाम यहाँ पे आपको मिल रहा है, तो आप जैसे भी कोई सी बीमारी का बचाव पूछा जाए तो आप उस बीमारी का नाम यहाँ पे लिख सकते हो कि उस बीमारी की टीका लगवाना चाहिए, लगाना चाहिए। ठीक है ना। छठवां बिंदु है बच्चों, बीमारी की सूचना निकट जो आपका चिकित्सालय होता है, हॉस्पिटल होता है, तो वहाँ पर देना चाहिए। मान के चले कोई बीमारी फैल रही है, जैसे आपके गांव में ही कोई बीमारी फैल रही है जनरली, तो उसकी आप जो सूचना है पास के चिकित्सालय में जरूर दें, जिससे उसकी जो रोकथाम या बचाव अच्छी प्रकार से किया जा सके। ठीक है बच्चों, तो रानीखेत बीमारी की रोकथाम या बचाव या किसी भी प्रश्न आपका जो बनेगा, जैसे मैंने समझाया आपको, उसका आंसर आसानी से दे सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है बच्चों, बर्ड फ्लू क्या है, इसके लक्षण लिखिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों इस चैप्टर का, कि बर्ड फ्लू क्या होता है, इसके लक्षण लिखिए। कई बार पूछे जा चुके हैं सभी प्रश्न, वही प्रश्न मैं रखता हूँ जो अक्सर पूछे गए हैं आपके। चलिए, बर्ड फ्लू बच्चों वायरस से फैलने वाली एक अति संक्रामक बीमारी है, भयंकर फैलने वाली संक्रामक बीमारी है, जिसमें मुर्गियां बहुत तेजी से मरती हैं। बर्ड फ्लू का जो मेन लक्षण वो यही है कि मुर्गियां इसमें क्या होती है, भयंकर तरीके से मरती हैं। समझ गए ना। तो बर्ड फ्लू क्या है, एक वायरस से फैलने वाली अति संक्रामक एक बीमारी है। बच्चों लक्षण की हम बात कर रहे हैं तो लक्षण 1 है आपका, मुर्गियों के मुंह व नाक से लार आने लगती है।
पहला लक्षण ये है कि जब बर्ड फ्लू होता है मुर्गियों को तो उनके मुंह व नाक से लार आने लगती है। ठीक है बच्चों। दूसरा है मुर्गियों की गर्दन मुड़ जाती है तब उसे लकवा मार जाता है, ये भी हम लोग कह सकते हैं। रानीखेत में भी यही लकवा मारता है, आपके बर्ड फ्लू रोग में भी यही होता है कि उनकी गर्दन मुड़ जाती है एक साइड और उनको लकवा जैसा, हमको ऐसा मतलब मालूम होता है, मालूम लगता है हमको ऐसे कि उनको जैसे लकवा मार गया हो, पैरालाइसिस हो गया हो जैसे। तीसरा है बच्चों मुर्गियों को सांस लेने में परेशानी है, चाहे रानीखेत बीमारी हो, चाहे बर्ड फ्लू हो, चाहे चिरकालिक श्वसन हो। बच्चों इनमें क्या होता है, मुर्गियों को हमेशा श्वास लेने में परेशानी आती है, बहुत कष्ट होता है श्वास लेने में इनको। चौथा है बच्चों मुर्गियों को लगातार दस्त होते हैं तब भारी संख्या में मृत्यु हो जाती है मुर्गियों को। बिल्कुल, मुर्गियों को लगातार दस्त होने लग जाते हैं, इतने भयंकर दस्त होते हैं लगातार मुर्गियां भारी संख्या में एकदम मरना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है ना। पांचवा है बच्चों गर्दन एवं आंखों के आसपास का जो रंग नीला पड़ जाता है। यहाँ पे गर्दन होती है तथा जो आंखें होती हैं उसके चारों तरफ नीला घेरा बनता जाता है। समझ गए ना। तो ध्यान रखें आप लोग, बर्ड फ्लू के क्या लक्षण होते हैं आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, 5 नंबर में प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको अच्छी प्रकार से याद रखेंगे। बच्चा आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इसके बर्ड फ्लू के बच्चे आपके हैं, वही है बच्चों, मैं आपको इससे पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है ना। तो बचाव तो पढ़ने की कहीं से कोई ज़रूरत है ही नहीं है आपको, बस मैंने एक बार बता दिया, उसको आपको दिमाग में रखना है। क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है आपका मुर्गियों को बाह्य परजीवी से बचाने के उपाय लिखिए। बाह्य परजीवी जैसे किलनी है, आपका माइट जो होती है ना वो है, जूं है, आपके पिस्सू हैं, ये सब क्या होते हैं, ये बाह्य परजीवी होते हैं। मुर्गियों में ये बाहरी परजीवी होते हैं, ये मुर्गियों पर रह करके और उनका खून चूसने का काम करते हैं। ठीक है ना। तो उनसे बचाने के कौन कौन से आपके उपाय होते हैं अच्छी तरीके से समझिए आप लोग। तो बच्चों कई बार इस प्रश्न को भी पूछा जा चुका है, इसलिए इसको भी आप अच्छी प्रकार से समझेंगे। बच्चों पहला है आपका मुर्गियों को उम्र के अनुसार अलग अलग समूह में रखना चाहिए। बिल्कुल, जैसे छोटे चूजे हैं तो उनको अलग रखें, है ना। मीडियम प्रौढ़ हैं आपकी, प्रौढ़ मुर्गियों को अलग रखें। जो बूढ़ी मुर्गियाँ हो चुकी हैं उनको अलग रखें। समझ, जो अंडा देने वाली मुर्गियाँ हैं उन्हें अलग रखें। कहने का मतलब है अलग अलग समूह में उनको रखना चाहिए, समझ लेना। दूसरा है बच्चों कि मुर्गीशाला शुष्क रखना चाहिए, क्योंकि जितनी भी बीमारी फैलती है ना बच्चों वो नमी के कारण ही फैलती है। अगर मॉइस्चर ज़्यादा होगी तो वहाँ पर बैक्टीरिया ज़्यादा पनपेंगे, बैक्टीरिया पनपेंगे, बाकी जितने भी कीट हैं आपके जूं पिसो वो पनपेंगे, और वो पनपेंगे तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करेंगे। तो आपको याद रखना है कि मुर्गीशाला को शुष्क रखना चाहिए, चाहे जूं हो, किल्लू, पिस्सी हो, इनको सबको नष्ट किया जाता है शुष्क रखकर। तीसरा है बच्चों मुर्गियों को संतुलित आहार देना चाहिए। तो ये तो जनरल बात है कि मुर्गियों को जो आहार है वो संतुलित देना चाहिए, मतलब मुर्गियों को जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता है वह पोषक तत्व वाला भोजन उसको देना चाहिए। चौथा है बच्चों नई खरीदी गई मुर्गियों को अन्य मुर्गियों से 10 से 15 दिन अलग रहना चाहिए। क्या होता है बच्चों कि जैसे हम कहीं से खरीद के लाए मुर्गी, नई मुर्गियां हैं और उनमें मान के चलिए कोई बाह्य परजीवी पहले से ही है, अगर हमने इन्हीं मुर्गियों के साथ उनको रख लिया तो अपन जानते हैं कि उन मुर्गियों में उनके जो परजीवी हैं वो भी उन मुर्गियों में फैल जाएंगे, है ना। जिससे क्या होगा आपका उन मुर्गियों को भी परजीवी लग जाएंगे। ठीक है ना। तो ये तरीका, इस तरीके से आप उसका बचाव कर सकते हो। पांचवा है बच्चों मुर्गीशाला में प्रति माह एक कीटनाशक दवा जो होती है छिड़काव करना चाहिए। मतलब जैसे मुर्गियों को हटा करके, मुर्गी ऊपर नहीं तो मुर्गी मर जाएंगी भैया, मुर्गियों को हटाकर उस मुर्गीशाला में क्या करना चाहिए, जो कीटनाशक दवा होती है उसका छिड़काव करना चाहिए, कीटाणुनाशक भी कह सकते हैं, जिससे जो परजीवी वहाँ पे होते हैं वो पूरी तरीके से मर जाएंगे। तो बच्चों ये होते हैं आपके बचाने के उपाय बाह्य परजीवी से। अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चिरकालिक श्वसन रोग के कारण एवं लक्षण बताइए। चिरकालिक श्वसन जो होता है इसका क्या रोग का कारक है और क्या इसके लक्षण है। रोग कारक की हम बात करते हैं बच्चों, या तो कारण का और रोग कारक बात एक ही है बच्चों। रोग कारक आपका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जीवाणु के कारण चिरकालिक श्वसन रोग होता है। किसके कारण? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जीवाणु के कारण। ठीक है, तो ये रोग कारक आपको अच्छी प्रकार से याद होना चाहिए। अब हम आते हैं बच्चों लक्षणों पर, क्या क्या आपके उसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो पहला है बच्चों मुर्गियों को सांस लेने में बहुत कष्ट होता है। तो भाई मैं आपको बता रहा था, चाहे चिरकालिक श्वसन हो या आपका बर्ड फ्लू हो या आपका कौन सा हो रानीखेत हो, तीनों में ही हमने ये पॉइंट तो पढ़ा है कि मुर्गियों को सांस में दिक्कत आती है, सांस लेने में। तो वही है कि मुर्गी को सांस लेने में बहुत कष्ट होता है चिरकालिक श्वसन रोग में, क्योंकि श्वसन से रिलेटेड बीमारी है इसलिए। दूसरी है सांस लेते समय गुड़गुड़ की आवाज़ आती है।
चिरकालिक श्वसन का इम्पोर्टेंट जो लक्षण है वो यही है कि जब मुर्गियाँ सांस लेती है ना तो गुड़गुड़ की आवाज़ आती है। जब हम रानी खेत में क्या पढ़ रहे थे कि जब वो सांस लेती हैं तो सीटी की आवाज़ आती है। समझ रहे हैं ना? तो ये अंतर है, विशेष याद रखें आप लोग। तीसरा है बच्चों, मुर्गियों का सिर हिलने लगता है। जब मुर्गियों को चिरकालिक श्वसन बीमारी हो जाती है तो उनका जो सिर होता है वो हिलने लगता है। जैसे बुढ़ापे में हमारा सिर जो है, मनुष्य का सिर हिलने लगता है ना, उसी प्रकार से अगर मुर्गियों को चिरकालिक बीमारी हो जाती है तो उनको भी सिर हिलने लगता है। चौथा बिंदु है बच्चों, मुर्गियों का मुंह खोलने पर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुर्गियों का मुंह अगर हम खोलें, मुंह ऐसे दोनों हाथों से खोलें तो पिछले भाग में, मतलब मुंह के पिछले भाग में पीला गाढ़ा पदार्थ हमें जमा दिखाई देता है। ये इंपॉर्टेंट लक्षण है मुर्गियों आपका चिरकालिक श्वसन का, कि अगर उसका हम मुंह खोल कर देखते हैं तो उसके पीछे वाले भाग पर हमको पीला गाढ़ा पदार्थ जमा हुआ दिखाई देता है। तो चिरकालिक श्वसन रोग के कौन कौन से आपके लक्षण हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है बच्चों, रानीखेत और बर्ड फ्लू का उपचार लिखिए। चलो ट्रीटमेंट भी आ गया है, तो ट्रीटमेंट ही हम जान लेते हैं कि अगर रानीखेत और बर्ड फ्लू बीमारी हो जाती है तो किस प्रकार से हम उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम रानीखेत के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला है, चूजों को एफ स्ट्रेन वैक्सीन लगवाना चाहिए। एक स्ट्रेन नाम याद रखना, एफ स्ट्रेन वैक्सीन का टीका लगवाना चाहिए। दूसरा है बच्चों, अगर चूजों को लगवाएं आप एफ स्ट्रेन का, तो अगर प्रौढ़ मुर्गियां, प्रौढ़ का मतलब जवान मुर्गियां हैं जो, तो प्रौढ़ मुर्गियों में मुक्तेश्वर वैक्सीन टीका लगाना चाहिए। कौन सा टीका? मुक्तेश्वर नाम से एक आपका वैक्सीन आती है, तो उसका टीका हम लोग मुर्गियों को लगवा सकते हैं। तीसरा बच्चों, उन्हें पानी के साथ एंटीबायोटिक दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, ये 3 तरीके हैं। इन 3 ट्रीटमेंट के द्वारा हम मुर्गियों को रानीखेत बीमारी के अगर थोड़े बहुत लक्षण तो उनसे बचा सकते हैं। ज़्यादातर क्या होता है, वैसे 95% तो इसमें मुर्गियाँ क्या हो जाती हैं, मर जाती हैं। जैसे बर्ड फ्लू में तो आपको पता है 100% ही मुर्गियाँ मरना होता है। इसका तो बर्ड फ्लू का तो कोई उपचार है नहीं है, फिर भी देख लो कि समय समय पर मुर्गियों का परीक्षण करते रहना चाहिए कि मुर्गियों को कोई रोग तो नहीं है, कोई वायरस तो नहीं फैल रहा है। तो आप परीक्षण ही करते रहें और परीक्षण करने के बाद आपको पता चले उसी प्रकार से आप उनका इलाज क्या करो। इलाज तो कुछ नहीं है। दूसरा देख लीजिए, संक्रमण फैलने पर मुर्गियों को जला देना चाहिए। अगर ज़्यादा इन्फेक्शन फैल गया बर्ड फ्लू का, अगर आपने अभी देखा हो कुछ दिन पहले, तो बर्ड फ्लू जो बीमारी है उसका भयंकर तरीके से आपका क्या फैलाता, संक्रमण फैलाता, जिससे बहुत सारी मुर्गियों में पक्षियों को मारना पड़ा था, है ना। तो यही है। तो बर्ड फ्लू बीमारी का उपचार क्या है, थोड़ा बहुत है, कोई ऐसी कोई दवा नहीं है जिससे हम उसको रोक सकें। ठीक है ना। चलिए, तो ये रानीखेत और बर्ड फ्लू का उपचार आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट आपके प्रश्न की ओर। चलिए बच्चों, नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 9, इस चैप्टर का लास्ट एवं इस सब्जेक्ट का लास्ट क्वेश्चन। तो बच्चों इंपोर्टेंट है ये भी, खूनी दस्त या कॉक्सीडियोसिस, 2 नाम है याद रखना, रोग के लक्षण लिखिए। बच्चों ये आपका रोग जो है ना प्रोटोजोआ के कारण होता है, याद रखना, इसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है आपका कॉक्सीडियोसिस रोग। इसके लक्षण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, तो नाम ही इसका खूनी दस्त है, तो इससे पता चल रहा है कि जमीन पर रक्त युक्त बीट करती हैं मुर्गियां। मुर्गियों में क्या होता है कि जो बीट करती हैं ना मुर्गियां, वो रक्त युक्त होती है, मतलब उसमें खून आता है उनकी बीट में। दूसरा बच्चों, मुर्गियों की कलंगी पीली पड़ जाती है। बिल्कुल, जब उनको खूनी दस्त या कॉक्सीडियोसिस रोग हो जाता है तो मुर्गियों की जो कलंगी होती है ना, वो कैसी पड़ जाती है, पीली पड़ जाती है। ठीक है। तीसरा है बच्चों, मुर्गियां लड़खड़ाने व ऊँघने लगती हैं। बिल्कुल, मुर्गियां क्या होती है, लड़खड़ाने व ऊँघने भी लग जाती हैं, याद रहना चाहिए आपको। चौथा है बच्चों, दस्त बदबूदार करने लगती हैं। मुर्गियां दस्त भी कैसे करती हैं, आपकी बदबूदार वह दस्त करने लगती हैं। पांचवा है, मुर्गियां दाना खाना कम या बंद कर देती हैं। मुर्गियां दाना खाना कम या बंद कर देती हैं। तो बच्चों ये थे खूनी दस्त या कॉक्सीडियोसिस रोग के लक्षण या बीमारी के लक्षण। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे। बच्चों एक प्रश्न मैं बार बार टोक रहा हूँ कि वो प्रश्न आपका जो है वो यही रहेगा कि मुर्गियों से आपकी बीमारी से बचाने के या रोगों से बचाने के उपाय लिखिए या रोकथाम के उपाय लिखिए। तो वही आपका आंसर देना है, सभी में वो आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बच्चों अगर आप हमारा कोर्स ख़रीदना चाहते हो तो पूरा 12th एग्रीकल्चर का कोर्स ओनली 999 रुपये में आपको मिल जाएगा।
पीडीएफ के साथ पीडीएफ आपको तीनों सब्जेक्ट का, क्रॉप प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और एलिमेंट ऑफ साइंस, तीनों का आपका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। नए ब्लूप्रिंट के आधार पर हमने पूरा पीडीएफ तैयार किया है। हिंदी मीडियम के छात्र 999 रुपये में तथा इंग्लिश मीडियम के छात्र 4999 रुपये में इसको खरीद सकते हैं। ठीक है ना। पेमेंट के लिए आप गूगल पे का यूज कर सकते हैं। गूगल पे में आपको पता ही है हमारा मोबाइल नंबर, इस पर आप संपर्क भी कर सकते हैं और पे भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो वीडियो आज के लिए, आज आपका ये कोर्स ख़त्म हो रहा है। पूरे जितने भी चैप्टर थे हमने कंप्लीट करा दिए हैं एनिमल हस्बेंड्री के बच्चों। नेक्स्ट आपका जैसे क्रॉप प्रोडक्शन और एलिमेंट ऑफ साइंस में 2 चैप्टर रह गए हैं, तो उनको भी हम कंप्लीट करा देंगे 1-2 दिन में और आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।